नमस्कार, मैं सतीश पारासर, नवदे प्रखर यूट्यूब चैनल संवाददाता एवं इटारसी इकाई का पूर्व अध्यक्ष। जब से ये प्रत्यक्ष महासभा की प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में एक अभियान शुरू किया है, तो ये मेरी बरसों पुरानी मांग रही है और महोदय जी के सेकंड कार्यकाल के समय कि उसके चुनाव के पूर्व से ही मैंने इस अभियान में कई लेख लिखे हैं और कई वीडियो बनाए, नवदे प्रखर पर वीडियो डले भी हैं। कई लोग के साक्षात्कार ली, इस प्रणाली पर पूछा भी था। अब पुनः वही मांग भाई चैतन्य पटवारी जी, आकाश सरमंडल जी, आदित्य पारे जी, शैलेंद्र पारे जी जैसे हमारे और भी सैकड़ों जांबाज साथी हैं जिन्होंने इस मांग को पुरजोर से उठाया है। कई नाम मैं भूल रहा हूँ, उनसे मैं क्षमा के साथ चाहता हूँ। और साथ ही साथ महासभा के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी का और महासभा की समस्त पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने प्राथमिक रूप से इसे हरी झंडी दी है। अब आगे अगर समाज पूरा साथ देता तो ये प्रणाली अगर शुरू होती है तो इस अश्वमेध यज्ञ में सभी अजर अमर मतलब उनका नाम होगा। अगर ये होता है तो ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उसमें अनिल शर्मा जी का सख्त निर्णय लेने के कारण उनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और साथ ही ये जो भी इस मांग को उठा रहे हैं तो आप हार ना माने, पीछे ना हटें और लगातार लगे रहें। असंभव कुछ नहीं है और मेरा हर रूप में आपका सहयोग हमेशा रहेगा। धन्यवाद। नवोदय। नमस्कार, मैं निखिल बिल्लोरे। आज हम जिनका साक्षात्कार लेने आए हैं, समाज के ज़मीनी कार्यकर्ता से लेकर प्रवक्ता से सचिव से अध्यक्ष से महासभा के विभिन्न पदों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और ये हैं नर्मदा प्रखर के संवाददाता। आज हम इनसे प्रश्न पूछते हैं, जो ये सभी लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली क्या है। ये हैं सतीश पारासर जी, पूर्व इकाई अध्यक्ष। नमस्कार। हम इनसे आज प्रश्न पूछना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली क्या है, पब्लिक इसको समझ नहीं पा रही है। प्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब सीधा ये है कि आम जनता को अधिकार देना अध्यक्ष चुनने का। अभी तक होता ये था कि एक इकाई से 4 वोट डलते थे। अच्छा, वो इकाई के अध्यक्ष भी कभी जनता से पूछते नहीं कि हमको किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, कौन को अध्यक्ष बनाए। वो अपने मर्जी से कुछ भी किसी को चुन के आ जाते थे। तो प्रत्यक्ष प्रणाली में प्रत्येक नागरिक जो 18 साल से ऊपर का है उसे चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिलेगा, उसको अपने अध्यक्ष चुनने का अधिकार मिलेगा। तो इसके द्वारा लोकतंत्र का मतलब फैलाव होगा। अभी तक सिमटा हुआ था। अभी तक 100 या 150 व्यक्ति ही अध्यक्ष चुनते थे और वो अपने तरीके से मतलब सीधी बातें गोट बिठाई जाती थी कि किसको बनाना किसको नहीं बनाना, मतलब तिकड़म की राजनीति चलती थी। तो इसकी अपेक्षा और आम जनता उसे अपना अध्यक्ष मानती नहीं, क्योंकि वो 100-150 व्यक्ति आपस में तय कर लेते किसको बनाना। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक नामदी को क्यों अधिकार नहीं मिले। तो प्रत्येक नामदी जब वोट डालेगा, अपना अध्यक्ष चुनेगा, तो उस अध्यक्ष का महत्व अलग होगा। अभी तक हम अध्यक्ष को उतना महत्व देते, कई लोग तो जानते ही नहीं कि समाज महासभा क्या है। आज भी 90% लोग समाज की महासभा को नहीं पहचानते। तो प्रत्यक्ष प्रणाली जब होगी तो घर घर हम पहुँचेंगे, वोट मांगेंगे, तो आम आदमी समझेगा कि महासभा क्या है। तो अगर आपको सबको जोड़ना है, हमको जब ज़रूरत पड़ती है कोई कार्यक्रम करने की, भीड़ लगाने की, तो हमको समाज की ज़रूरत पड़ती है। हमें चंदा चाहिए तो समाज चाहिए, हमें ताली बजाने के लिए चाहिए तो समाज चाहिए। तो फिर उस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं मिले। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अध्यक्ष चुने। द्वितीय क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रणाली की मांग क्यों उठ रही है और ये जो पूर्व में जो हमारी प्रणाली है उसमें क्या त्रुटि है, क्या कमी है जो उसको हटाना चाहिए। और दुनिया का नियम है, समय समय पे हर चीज़ें बदलती है। तो समय के हिसाब से यह नहीं कह रहे कि पुरानी पद्धति बिल्कुल बेकार थी, पद्धति हर अच्छी होती है, पर समय के हिसाब से। पहले क्या होता था कि हमारे समाज में इतने कोई विवाद नहीं होता था, अच्छे अध्यक्ष चुने जाते थे। हर क्षेत्र का जो अच्छा व्यक्ति होता था उसको निसंकोच हम अध्यक्ष बना दिया जाता था। उसमें ना हमारा क्षेत्रवाद था ना कुछ था। लेकिन दिन पर दिन ये राजनीति का मुद्दा बनने लगा है, अब इसमें तिकड़ा में होने लगी है। तो अब इसको हर व्यक्ति अध्यक्ष बनकर इससे राजनीतिक सीढ़ी के रूप में उपयोग करने लगा। और जब राजनीतिक सीढ़ी का उपयोग करेगा तो वो तिकड़म करता है कि कैसे भी करके मैं जीतूं, और जीतने के लिए वो हर तरह के पैतरे अपनाता है।
यहाँ तक कि वोटर को प्रभावित करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए उनको खरीद फरोख्त तक होती है। भले ही जब पद की लालच दिया जाए, आपको ये दिया जाएगा, तो जो इकाई के अध्यक्ष होते हैं वो बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पद का लालच दिया जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रणाली जब होगी तो ये पद का लालच वाला मामला ख़त्म हो जाएगा, आम आदमी वोट डालेगा। अभी हम उन चुनिंदा लोगों पर डिपेंड हैं जो हमारे माई बाप बन के बैठे हैं कि हम जिसको चाहें। अभी आप देख लो, 15 से 20 साल का इतिहास देख लो, कुछ लोग हैं जो हमेशा महासभा के चेहरे दिख रहे हैं, वही चेहरे घूम रहे हैं। क्या 4 लाख की आबादी में वो 4 चेहरे ही हैं जो महासभा चला सकते हैं? अन्य कोई नहीं है क्या? हमारे समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े, लेकिन वो जो तिकड़म की राजनीति में आना नहीं चाहते। लेकिन अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा, आम आदमी वोट डालेगा, तो हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हमें देखने को मिले। समाज में कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ अच्छे लोगों की, लेकिन वो इस राजनीति में के फेर जानते नहीं है, वो राजनीति करना जानते नहीं है। तो जब प्रत्यक्ष प्रणाली आएगी तो इससे बहुत और बदलाव, दुनिया का नियम है तो हम क्यों नहीं बदले। तो आज के ज़माने में सब संभव है। तो लोकतंत्र में जब हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार हम दिया जाता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो महासभा के चुनाव में क्यों नहीं लोग आम आदमी को वोट डालने का अधिकार मिले। प्रत्यक्ष प्रणाली में बड़ा फ़ायदा आप क्या देखते हो? प्रत्यक्ष प्रणाली का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे समझ आता, आज तक हमारे ये बात उठती है कि भैया भुवाड़ा का अध्यक्ष हो गया, या उनने का निमाड़ का बन गया, या ये क्षेत्रीयता जो बात आती है, क्षेत्रीयता ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब प्रत्येक नामदी वोट डालेगा तो क्षेत्रीयता का कोई रोल ही नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि जो इकाइयों की बात आती है कि वहाँ पे ज़्यादा इकाइयाँ हैं, हमारे यहाँ कम इकाइयाँ हैं, तो ये इकाइयों का रोना भी ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि क्षेत्रीयता ख़त्म हो जाएगी, इकाइयों का रोना ख़त्म हो जाएगा। जब प्रत्येक आदमी वोट डालेगा, पर इकाई की इकाई, हर व्यक्ति वोटर है, तो वो इकाई का टंटा ख़त्म। उसके बाद जो उनका ये क्षेत्रीयता का, वहाँ का बनेगा, यहाँ का बनेगा। अरे भैया सब खड़ो रहे, जिसको खड़ना खड़े, जो जनता जिसको चुनेगी वो चुनेगा। फिर काय का निमाड़ काय का भुवाड़ा, मतलब ये क्षेत्रीयता का सबसे बड़ा जो हम पे कलंक लगा वो धुल जाएगा। इससे अच्छा कोई फ़ायदा नहीं, और बहुत अच्छी एकता आएगी देश में, और ये क्षेत्रीयता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। प्रत्यक्ष प्रणाली बहुत अच्छी है, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो सिर्फ कुछ लोग कर रहे हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है, और वो आसानी से महासभा अध्यक्ष बनने के फिराक में, तो उनकी ज़मीन ज़रूर खिसक गई है। तो ऐसे लोग ज़रूर विरोध करेंगे जो प्रत्यक्ष प्रणाली में उनका सपने चूर हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं सोच पाते कि हम इतने पूरे 4 लाख व्यक्ति को मैनेज कर पाएंगे। अभी तक मैनेज का खेल था, लेकिन इसमें मैनेज नहीं होगा। इसमें ये होगा कि आम आदमी से वोट डलेगा, अब आप किसको मैनेज करोगे। तो सबसे बड़ा विरोध कर रहे हैं वो जिनकी ज़मीन खिसक रही है। आप कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रणाली अच्छी है, तो अभी तक इतने दिनों का इकाइयों से सहमति पत्र क्यों महासभा तक क्यों नहीं पहुंच रहे? कम से कम 4-5 इकाइयों से सहमति पत्र आ भी गए, और इकाइयों सहमति नहीं आने का मूल कारण मैं जो समझता हूँ, किसी पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि इकाई अध्यक्षों से मैं तो खुद संवाददाता हूँ, मैं चर्चा करता हूँ, तो उनके हाव भाव देखता हूँ, उनसे पूछा तो उनका ये कहना है कि यार कौन गिनती करेगा, कौन वोटर ढूंढने जाएगा, कहाँ घर घर ढूंढेंगे, और अपने को क्या मिल रहा है, क्या महासभा अध्यक्ष अपने को दे रहा है क्या। इस तरह की जो सोच है, वो नहीं चाहते कि महासभा चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली, क्योंकि कौन मेहनत करे, मेहनत नहीं करना चाहते। जबकि इसका भी मेरे पास निदान है। ठीक है, अगर समाज मेहनत नहीं करना चाहता है, अध्यक्ष मेहनत नहीं करना चाहते, जबकि उसकी जिम्मेदारी है, अध्यक्ष अगर बने हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मतगणना कराएं, लेकिन नहीं करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति से हम 50 रुपये का बोलेंगे सदस्यता शुल्क, तो महासभा ये कह दे कि भाई जो सदस्य बनाने जाएगा उसको 20 रुपये प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे। तो ऐसी कई संस्थाएं हैं जो ये काम कर सकती है। हमारे समाज की नर्मदेश्वरी संस्था ये काम ले सकती है। मुझे विश्वास है, शैलेंद्र भैया से बात नहीं हुई, लेकिन मेरे को विश्वास है कि ये काम वो कर सकते। तो अगर हमारे शहर का कोई बेरोजगार व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो सक्रिय रूप से काम करता है, अगर वो घर घर जाके सदस्य बनाए, एक घर से अगर 5 सदस्य बनाए तो उसको मिलेंगे 250 रुपये। 250 में से 100 रुपये उसके, 100 रुपये अगर उसको मिलते हैं तो वो बिल्कुल पेट्रोल खर्च करेगा। उसको मेहनताना नहीं, उसको पेट्रोल खर्च है। तो इस प्रकार भी जनगणना हो सकती है। तो इकाइयों को सहमति नहीं मिलने के कारण यही है मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, उन्हें और कोई दिक्कत नहीं है कि कौन गिनती करे, कौन करे, हमको क्या मिल रही, महासभा को देने आ रही क्या। और वो कहते हैं कि हम घर घर जाते हैं, उसके बाद भी कोई वोट डालने नहीं आते। अरे भैया प्रयास तो करो, ठीक है, आज कुछ कम लोग आएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, तो असंभव कुछ नहीं है, और बदलाव दुनिया का नियम है। तो मेरे हिसाब से ये प्रणाली बहुत अच्छी है, और ये आज अगर हो जाती है
तो आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि समाज में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। ये इतिहास स्वर्ण अक्षर में लिखा जाने वाला वो काम होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये संपूर्ण समाज को महासभा में वोट डालने की अनुमति ना देकर बस इकाई से 21 या 51 सदस्यों को ही वोट डालने की अनुमति दी जाए, तो ये क्या प्रत्यक्ष प्रणाली के लिए सही है क्या? आपसे जब अधिकार देना तो सबको दो ना। 21-51 कौन होते हैं? आज 21 को कर लोगे तो 22वां आदमी क्या नारंगी नहीं है क्या? या वो समाज का सदस्य नहीं है क्या? या वो कौन है? तो आप वहाँ पे वही है, अंडा बाटे रेवड़ी चीन को दे। आदमी यही करेगा अपने खास चमचों को, अपने वालों को। तो बाद में जो उसकी चमचेगिरी नहीं कर रहा है या जो उसके आसपास नहीं मंडरा रहा, क्या वो वोट डाल नहीं सकेगा? वो समाज का नहीं है। तो जब अधिकार देना है तो संपूर्ण समाज को दो। 21-51 क्या होता है? जब बदलाव करना है तो तरीके का बदलाव करो ना। हम चाहते हैं कि आम आदमी को समाज का वोट का अधिकार मिले। 21-51 में वही बात हो जाएगी। आज 4 खरीदे जा रहे हैं, फिर 21-51 में गोटी बैठ जाएगी। उनका जो मुखिया होगा वो खरीद लिया जाएगा, फिर वही की वही बात पहुंच जाएगी। तो कुएं से गिर के खाई वो वाली बात होगी। तो हम चाहते हैं बदले तो तरीके का बदलाव हो। ये 21-51 तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। इससे तो फिर वो 4 वाला ही ठीक था। हम 21-51 के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। ये कभी नहीं होना चाहिए। तो क्या ये महासभा की सदस्यता अनिवार्य होना चाहिए क्या वोट डालने के लिए? मेरे हिसाब से तो सदस्यता कोई चीज़ ही नहीं होती है। जब हम लोकसभा में हर आदमी वोट डालता है, विधानसभा में हर वोट डालता है, क्या उसके लिए कोई सदस्यता की फॉर्म भरता क्या? नहीं। तो हमारा जब देश के बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जैसों के चुनाव में आम आदमी वोट डालता है, तो इसमें भी हर व्यक्ति वोट डाले। हाँ ठीक है, आपको आय का साधन करना है तो उसके और भी जरिए हो सकते हैं, लेकिन पैसे के चक्कर में अगर 51 रुपये नहीं दिए आप वोट नहीं डालोगे, यानी इसका नारंज नहीं है क्या? उसको अधिकार क्यों नहीं? तो मेरे हिसाब से मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ। आप इनकम का और भी जरिया हो सकता है, लेकिन सदस्य तो पूरा जो नारंज जो समाज में पैदा हुआ है वो सदस्य है और वो वोट का अधिकारी होना चाहिए। इसमें 51-21 की पाबंदी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं और किस पद्धति से चुनाव हो सकते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा? की कई पद्धति हो सकती है। हम जैसे हरदा में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ था, तो एक तरीका ये भी है कि एक पेटी जब वहाँ के लोकल अध्यक्ष की रखी जाएगी तो एक महासभा के अध्यक्ष, महिला महासभा के अध्यक्ष और एक युवा अध्यक्ष, 4 पेटी रख दी जाए और इसको 10 चरणों में कराया जाए। हमारे मान लो 40 इकाइयाँ हैं, तो 4-4 इकाइयों का हर संडे के संडे हम चुनाव कराएं। वहाँ पे प्रत्यक्ष प्रणाली में लोग वोट डालेंगे। उसमें जो अध्यक्ष का होगा, इकाई अध्यक्ष का, उसका रिजल्ट तुरंत दे दिया जाए। उसको ही प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने चाहिए, इकाई अध्यक्ष का भी। और बाकी लोगों की पेटी महासभा के समय खुले, क्योंकि उसका प्रभाव अन्य पर ना पड़े। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, हमारे IT क्षेत्र में बहुत लड़के हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो इस मतलब डिजिटल माध्यम से आपकी मोबाइल से ही वोट करवा सकते हैं। अगर मोबाइल वाला वोट हो गया तो आप बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सस्ता भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से आज जो खर्च हो रहा, एक प्रतिनिधि घूमने में 10-10, 20-20 लाख, 25-25 लाख खर्च कर रहा है, तो क्यों ना वो पैसे का उपयोग हम डिजिटल माध्यम का उपयोग करें और उससे वोट डाल दें। तो एक तरीका ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद बहुत सारी अभी अर्चना शास्त्री जी ने बहुत अच्छी पद्धति अभी कई ग्रुपों में चल रही है। उसके अलावा एक आकाश सरमंडल जी ने भी एक अच्छी पद्धति बताई, एक अपने आदित्य पारे जी ने बताई। बहुत सारी पद्धति बता रहे हैं वो चुनाव की। तो इनमें से कोई एक अच्छी सी जो सस्ती सुंदर हो उसको अपना ली जा सकती। तो असंभव कुछ नहीं है आज के समय में। हम 21वीं सदी में डिजिटल माध्यम के युग में जी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत आम है और समय के साथ बदलना चाहिए। पुराने समय में हमारा भी वोट डलती थी सील ठप्पे वाली, फिर हम EVM पे आए कि नहीं आए कि हम आज भी वही ठप्पा लगाएं। जब हम EVM पे आ सकते हैं तो बदलाव दुनिया का नियम है, तो समय के हिसाब से बदलना ही अक्लमंदी कहलाती है। तो मेरे हिसाब से संभव है, चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है। अगर महासभा चाहेगी तो चुनाव हो सकते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली से। हमारी समाज के कुछ समाजजन विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, जैसे राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, तो वो किस तरीके से वोटिंग कर पाएंगे? वाकई में वोट डालने का अधिकार है। हम जब समाज को दे रहे हैं तो प्रत्येक सामाजिक प्राणी को वोट डालना चाहिए। लेकिन इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो गए कहीं से न कहीं से, उनके मूल कोई इटारसी से गया झांसी, कोई हरदा से गया अमरावती, तो कोई भोपाल से गया दिल्ली। तो कहीं ना कहीं से वो इन्हीं इकाइयों से गए हैं, तो वो अपने इन्हीं इकाइयों में आके नाम लिखा सकते हैं और यहाँ के मतदाता बन सकते हैं।
और हम तो कह रहे हैं सबको एक वोटर आईडी दिया जाए, वो कहीं भी किसी भी इकाई भी जो पास में वहाँ जाकर वोट डाल सकता हो, ये भी हो सकता है। और माना कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। और ये इस तरह की बातें उठ भी रही है कि आखिर आप प्रत्यक्ष प्रणाली का कर रहे हैं तो इनका क्या होगा। भाई अभी तक तो सिर्फ 150 आदमी वोट डाल रहे थे, तब भी ये लोग नहीं डाल रहे थे। तो 150 आदमी से तो 4 लाख की आबादी में अगर 1.5 लाख भी डालते हैं मेरे हिसाब से तो भी बहुत अंतर पड़ेगा। कुछ तो एक घर से अगर एक वोट भी डलता है तो प्रत्येक घर का प्रतिनिधित्व हो गया। अभी तक तो सिर्फ 4 व्यक्ति 400 की आबादी में 4 आदमी डाल रहे थे, तो उससे तो बेहतर होगा। और धीरे धीरे करके सुधार आएगा, उसका भी कोई इलाज ढूंढेंगे। बाकी वोट डालने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। अच्छा प्रश्न है आपका, धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।